अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं फ्रेंड्स? काफ़ी दिनों तक मैंने वीडियो नहीं बनाई थी, तो आप फ्रेंड्स के मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि आपकी मैम वीडियो नहीं आ रही। तो कुछ पर्सनल रीज़न्स थे, कुछ वजूहात थी, कुछ मसरूफ़ियत थी जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने हाज़िर हुई हूँ एक बहुत ही ज़बरदस्त नावल के साथ जिसका नाम है 1984। जी हाँ फ्रेंड्स, ये एक नावल का नाम है 1984। ये नावल लिखी है जॉर्ज ऑरवेल। जॉर्ज ऑरवेल एक मॉडर्न राइटर हैं। जॉर्ज ऑरवेल की पैदाइश हुई है 1903 में। ये बेसिकली ब्रिटिशर हैं, मगर इनकी पैदाइश इंडिया में हुई है क्योंकि इनके फादर उस वक्त सिविल सर्वेंट थे। ब्रिटिशर्स ने उस वक्त इंडिया को कॉलोनाइज़ किया था, तो इस वजह से उनकी पैदाइश वहाँ हुई है। और वो बचपन से ही लिखने को बहुत पसंद करते थे, उन्होंने बचपन से ही लिखना शुरू किया था। जॉर्ज ऑरवेल ने एक और भी बहुत ही मशहूर किताब लिखी है जिसका नाम है एनिमल फार्म। और ये नावल इसको लिटरेचर में कैटेगराइज़ किया जाता है डायस्टोपियन नावल में। डायस्टोपियन वो नावल होती हैं जो गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ होती हैं, या गवर्नमेंट की जो ओवरऑल एक्टिविटीज़ होती हैं वो आवाम के जो है वो ख़िलाफ़ होती हैं। तो फ्रेंड्स, बगैर टाइम वेस्ट किए हुए इस नावल को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूँगी इस नावल की थीम पे। जॉर्ज ऑरवेल ने के जहन में 4 रीज़न्स थे इस नावल को लिखने के। सबसे फर्स्ट उसमें रीज़न था कम्युनिज़्म उस वक्त नाकाम हुई थी। कार्ल मार्क्स कम्युनिज़्म लाए थे, मगर कम्युनिज़्म की कोई प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं थी, कोई फंडामेंटल कोई रीज़न नहीं था कि कम्युनिज़्म को एक्सेप्ट किया जाता वर्ल्ड वाइड। एक तो वजह ये थी। दूसरी वजह ये थी कि वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2 न्यूली उस वक्त हुई थी, और जिससे दुनिया में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुई थी, क्योस फैला था, डायरेक्शन लेस हुए थे लोग, और बहुत ज़्यादा ब्लड शेड हुआ था, बहुत ज़्यादा दुनिया के लोग जो है वो होमलेस हुए थे। एक दूसरी वजह ये थी। और तीसरी वजह ये थी कि स्टालिन ने जो रशिया में कंडीशंस क्रिएट की थी वो बहुत ज़्यादा खौफनाक थी। और चौथी वजह ये थी कि एडोल्फ हिटलर, जिसका नाम आपने ज़रूर सुना होगा, जो जर्मनी में एडोल्फ हिटलर ने कंडीशंस क्रिएट की थी, उससे तो पूरी दुनिया ही वाकिफ़ है। तो फ्रेंड्स, ये 4 वजूहात थी ख़ास जिनको बेस बना के जॉर्ज ऑरवेल ने ये नावल लिखी थी 1984। तो चलें शुरू करते हैं इस नावल को। फ्रेंड्स, इस नावल में बताया गया है कि 1984 एक नावल का पस मंज़र ये बताया गया है कि गवर्नमेंट उस वक्त इंसानों की तमाम एक्टिविटीज़ वॉच कर रही है। पूरा इंग्लैंड एक ऐसी सिचुएशन से गुज़र रहा है जिस पे उनकी हर एक्टिविटी, चाहे वो पर्सनल हो या उनकी पब्लिक एक्टिविटी हो, उनकी यहाँ तक कि उनके घरों में भी कैमरास और माइक्रोफोन्स लगे हुए हैं जिस पे उन आवाम को बिल्कुल इजाज़त नहीं है कि उनकी पसंद का कोई एक्ट कर सकें, अपनी पसंद से किसी के साथ बात कर सकें, इंटरेक्ट कर सकें, किसी के साथ डीलिंग कर सकें। गवर्नमेंट उनकी हर एक एक्टिविटीज़ को प्रॉपरली वॉच कर रही है। ये सिर्फ वॉच नहीं कर रही बल्कि उनको टेरिफाई कर रही है, और हर वक्त ये सेंटेंस रिपीट हो रहा होता है कि बिग ब्रदर इज़ वॉचिंग यू, बिग ब्रदर इज़ वॉचिंग यू। बिग ब्रदर कौन है? ये बेसिकली इस नावल में गवर्नमेंट को ही कहा गया है कि बिग ब्रदर इज़ वॉचिंग यू। तो फ्रेंड्स, इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर है जिसके सराउंडिंग में पूरी स्टोरी जो है वो घूम रही होती है, जिसका नाम है विंस्टन स्मिथ। विंस्टन स्मिथ की एज 39 ईयर्स है, और विंस्टन स्मिथ गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं। और गवर्नमेंट के लिए क्या काम करते हैं? ये गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं कि हिस्ट्री को चेंज करते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी बनाई है कि हिस्ट्री, जो एक्चुअल हिस्ट्री है, जो पास्ट में इंसिडेंट्स हुए, उन तमाम को ट्रांसफॉर्म करके उनको बदल के एक नई हिस्ट्री इवॉल्व की जाए, ताकि आवाम को हिप्नोटाइज़ किया जाए या आवाम के नज़र में हिस्ट्री को बिल्कुल ही ऑल्टर किया जाए और पेश किया जाए। तो फ्रेंड्स, ये काम करते हैं विंस्टन स्मिथ। विंस्टन स्मिथ ख़ुद एक ऐसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं जिसमें वो गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हैं, मगर इंटरनली वो उन तमाम चीज़ों से हेट कर रहे हैं। जो कुछ एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जो कुछ हालात उस वक्त हो रहे हैं, वो बुरी तरह से उसमें फंसे हुए हैं और रेजिस्ट करना चाहते हैं, मगर उनको कोई साथ देने वाला इंसान नहीं मिलता। तो विंस्टन स्मिथ की मुलाकात होती है जूलिया के साथ, जो कि जूलिया को पसंद करते हैं, मगर वो प्रॉपर तरीके से मुकम्मल तौर पे किसी पे भी ट्रस्ट नहीं करते, क्योंकि बिग ब्रदर इज़ वॉचिंग यू। ऑलवेज़ ये चीज़ होती है उनके दिमाग में, उनके दिलों में, तो कोई भी किसी के साथ शेयरिंग नहीं कर सकता। तीसरा मेन कैरेक्टर इस स्टोरी में होता है ओ ब्रायन। फ्रेंड्स, ओ ब्रायन पोजीशन में हाई हैं विंस्टन स्मिथ से, और विंस्टन स्मिथ उन पे मुकम्मल तौर पे ट्रस्ट तो नहीं करते, मगर किसी तरह से चाहते हैं कि मुझसे कोई बात करे, इंटरेक्ट करे, ताकि मैं गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ रेजिस्ट कर सकूं, या मैं कोई ऐसी तहरीक बना सकूं, मिलके गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ फ़ाइट किया जाए।
तो ओ ब्रायन एक दिन इनवाइट करते हैं विंस्टन को। विंस्टन और जूलिया दोनों ट्रैवल करके जाते हैं और ओ ब्रायन के अपार्टमेंट में जब जाते हैं तो उनको ओ ब्रायन एक किताब का हवाला देते हैं और इनको बताते हैं कि देखें गवर्नमेंट ने ये चीज़ें की हैं, ताकि वो सारी चीज़ें उगलवा सकें विंस्टन से, और विंस्टन भी उसी तरह से गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ सारी बातें करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे ही उनकी मुलाकात पूरी होती है, विंस्टन जैसे ही अपने घर में रिटर्न होते हैं तो उस वक्त पुलिस उनके दरवाज़े पे आती है और पुलिस आके विंस्टन को और जूलिया को अरेस्ट करती है। विंस्टन को 3rd डिग्री टॉर्चर दिया जाता है, बहुत बुरे तरीके से मज़ालिम किए जाते हैं, बहुत क्रूअली ट्रीट किया जाता है जेल में। और उस तमाम जो है वो जेल के मज़ालिम के बाद विंस्टन के अंदर वो इतनी स्टेमिना नहीं रहती कि जब वो जेल से बाहर निकल भी आते हैं तो वो उनकी हालत ऐसी नहीं होती कि वो गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ रेजिस्ट कर सकें या गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ कोई नेगेटिव वर्ड यूज़ कर सकें। विंस्टन की मुलाकात जेल से निकलने के बाद जूलिया से भी मुलाकात होती है, मगर वो जूलिया के साथ कुछ एक्सप्रेस नहीं कर सकते, बस सिर्फ अपने काम की हद तक बात कर सकते हैं और उसके अलावा उनके अंदर रेजिस्टेंस की पावर ख़त्म हो चुकी होती है। तो फ्रेंड्स, ये थी नावल आज की 1984 रिटन बाय जॉर्ज ऑरवेल। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी नावल पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।